देखिए, व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण। किसकी निवास स्थिति का निर्धारण? व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण। और व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये अपना टॉपिक था लास्ट। इसमें दो बेसिक कंडीशन थी, आधारभूत शर्तें। देखिए, व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण। रेजिडेंशियल स्टेटस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। क्लियर? देखिए, यहां पर आएगा अनिवासी। क्या आएगा? अनिवासी। असाधारण निवासी और आपका साधारण निवासी। व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण हो गया, तो आपका देख लीजिए अब HUF की निवास स्थिति का निर्धारण। हिंदू अविभाजित परिवार की, हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति का निर्धारण। और यहां पे आपकी क्या आ जाएगी? शर्तें। ठीक, वही सबसे पहले ए शर्त आपकी आएगी आधारभूत शर्त। आधारभूत शर्तें, बेसिक कंडीशंस। देखिए, इसमें बेसिक कंडीशन वही जो व्यष्टि में थी। व्यष्टि में दो कंडीशन थी, एक आधारभूत शर्तें और अतिरिक्त शर्तें। वैसे ही HUF की निवास स्थिति का निर्धारण करेंगे तो उसमें भी आपको दो कंडीशन होगी, आधारभूत शर्तें और अतिरिक्त शर्तें। क्लियर? तो आधारभूत शर्तें में यह था कि HUF परिवार जो होता है, हिंदू अविभाजित परिवार, उसका कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण, जो HUF परिवार है, हिंदू अविभाजित परिवार है, उसके कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण पूर्णतः भारत में स्थित हो। पहली कंडीशन आएगी आपकी। देखिए, हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों, हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध या नियंत्रण, प्रबंध व नियंत्रण पूर्णतः भारत में स्थित हो। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन आ गई? पहली आधारभूत शर्त आ गई, बेसिक कंडीशन। क्लियर? दूसरी है कि हिंदू, जो भी हिंदू अविभाजित परिवार है, उसके कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। दूसरी कंडीशन, हिंदू अविभाजित परिवार के
कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण आंशिक रूप से भारत में स्थित हो, भारत में स्थित हो। तो दो आपकी कौन सी शर्त हो गई? आधारभूत शर्त हो गई। उसके बाद आपकी आएगी बी पॉइंट, अतिरिक्त शर्तें। अतिरिक्त शर्तें, एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस। और आपकी जो एडिशनल कंडीशंस है, अतिरिक्त शर्तें, वो ये है कि हिंदू अविभाजित परिवार का जो कर्ता था, देखिए वही अतिरिक्त शर्तें हैं जो आपकी व्यष्टि में थी। व्यष्टि में क्या थी? व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण करते थे। तो पहली अतिरिक्त शर्त क्या थी? वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कुल मिलाकर 2 वर्ष भारत में रहा हो। तो यहां पर क्या होगा कि हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता, वहां तो कौन? व्यक्ति की बात करते थे, लेकिन यहां पर पूरे परिवार की बात करेंगे। किसकी? हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता। देखिए नंबर 1, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। सेकंड शर्त, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में, कितने वर्षों में? गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो ये आपकी क्या हो गई? दोनों अतिरिक्त शर्त हो गई। क्लियर? गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। देखिए आधारभूत शर्तें 2 थी और 2 ही अतिरिक्त शर्त। ये थी कि एचयूएफ परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण कहां हो? भारत में स्थित हो। प्रबंध व नियंत्रण पूर्णतः कहां हो? भारत में स्थित हो। और प्रबंध व नियंत्रण, क्लियर, पूर्णतः कहां? आंशिक रूप से कहां हो? भारत में स्थित हो। तो ये तो हो गई आधारभूत शर्त। और फिर दो अतिरिक्त शर्त है कि एचयूएफ का जो कर्ता है वो 10 वर्षों में गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। और कर्ता सेकंड जो अतिरिक्त शर्त है उसमें ये कह रहा है कि वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम कितने दिन? 730 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। क्लियर? तो ये तो आपकी क्या हो गई? आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्त हो गई। अब बात आ रही है कि वो साधारण निवासी क्या कब होगा, असाधारण निवासी कब होगा और अनिवासी कब होगा। अगर वो कोई भी शर्त की पूर्ति नहीं करता ना तो वो कौन सा होगा? अनिवासी होगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर लिखो दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करे। दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करे। दोनों आधारभूत शर्तों में से क्या करे? कोई एक शर्त पूरी करे। और तथा साथ
ही साथ दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करें। देखिए साधारण निवासी कौन कहलाएगा? जो दोनों आधारभूत शर्त में से कोई एक शर्त पूरी कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, दोनों अतिरिक्त शर्त पूरी कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाए, वो परिवार आपका कौन सा कहलाएगा? साधारण निवासी कहलाएगा। कौन सा? साधारण निवासी। क्लियर हो गई बात? चले आगे, नेक्स्ट देखिए। असाधारण निवासी में भी वही है कि दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करे। देखिए दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करे। और यहां पे देखिए तथा दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक शर्त या एक भी शर्त पूरी न करे, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो परिवार आपका असाधारण निवासी कहलाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस कहलाएगा। ठीक है। और उधर आपका कोई शर्त पूरी न करे, यहां पे भी आपका कोई शर्त पूरी न करे। किसी भी प्रकार की कोई भी एक भी शर्त की पूर्ति नहीं करता है, ठीक है, पूरी नहीं करता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? अनिवासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनिवासी कहलाएगा। अब देखिए आपकी कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण। देखिए कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण। कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे? क्लियर?
देखिए यहां पे आएगा निवासी अथवा अनिवासी की स्थिति। ठीक है, अब कंपनी एक तो ये होती है भारतीय कंपनी होती है, अर्थात जिसका समामेलन किसमें हुआ है, भारत में हुआ है। एक भारतीय कंपनी, देखिए एक भारतीय कंपनी अर्थात समामेलन भारत में हुआ है। और दूसरा कॉलम होगा कि वह कंपनी जो भारतीय कंपनी नहीं है, वह कंपनी जो भारतीय कंपनी नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पर आ जाएगा प्रभावी प्रबंध की स्थिति। किसकी स्थिति? प्रबंध की स्थिति। देखिए कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण प्रबंध के आधार पर किया जाता है। उसका प्रबंध व नियंत्रण कैसे है? प्रबंध व नियंत्रण तीन तरीके से हो सकता है। देखिए पहले तो यह हो सकता है प्रबंध व नियंत्रण किसी भी कंपनी का। देखिए इसका मतलब है कि वो कंपनी निवासी होगी या अनिवासी, उसका निर्धारण करेंगे। ये कह रहा है, यहां कॉलम बता रहा है कि एक भारतीय कंपनी अर्थात जिसका समामेलन कहां हुआ है, भारत में, और वह कंपनी जो भारतीय कंपनी नहीं है। अब ये प्रभावी प्रबंध की स्थिति ये तीन तरीके से होती है। एक तो होती है कि पूर्ण रूप से कंपनी का प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित हो। क्लियर? दूसरा, भारत में स्थित नहीं हो, और एक आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। प्रबंध व नियंत्रण आंशिक रूप से कहां हो? भारत में स्थित हो। एक क्या हो? क्लियर? तो फर्स्ट लिखिए, कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध, कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध पूर्णतः भारत में स्थित हो। दूसरी सिचुएशन आएगी, वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध पूर्णतः भारत के बाहर हो। तीसरी सिचुएशन आएगी, वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध आंशिक रूप से भारत में आंशिक रूप से भारत में हो, या आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित हो। ठीक है, देखिए वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध पूर्णतः भारत में स्थित हो, वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध पूर्णतः भारत के बाहर हो, वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध आंशिक रूप से भारत में हो या आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित हो। तो निवासी या अनिवासी की स्थिति होगी कि वह भारतीय कंपनी अर्थात समामेलन भारत में हुआ है, वह कंपनी जो भारतीय कंपनी नहीं है।
वह कंपनी जो भारतीय कंपनी नहीं है। तो देखिए यहां पर ये फर्स्ट वाली सिचुएशन फॉलो होगी। कौन सी वाली? तो चाहे वह भारतीय कंपनी हो चाहे वह भारत के बाहर स्थित हो, वो दोनों सिचुएशन में क्या कहलाएगी? निवासी कहलाएगी। ठीक है। दूसरा, यहां पर पूर्णतः भारत के बाहर हो, अगर वो कंपनी किसकी है? भारत की है, क्लियर, तो वो क्या होगी? निवासी। लेकिन प्रबंध में नियंत्रण पूर्णतः भारत के क्या है? बाहर है, लेकिन वो भारतीय कंपनी नहीं है, तो फिर वो क्या कहलाएगी? अनिवासी कहलाएगी। ठीक। फिर आ जाइए यहां पर, वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध आंशिक रूप से भारत में या आंशिक रूप से भारत के बाहर, और भारतीय कंपनी होगी तो क्या कहलाएगी? निवासी। और इस सिचुएशन में ये क्या कहलाएगी? अनिवासी। उतार लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, निवास स्थिति के आधार पर एक उसका लिख लीजिए फर्म। ये लिख लीजिए कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण। ये हो ही गया आपका कंपनी का। अब लिखो नेक्स्ट। देखिए चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये आपका। निवास स्थिति के आधार पर कुल आय का क्षेत्र। निवास स्थिति के आधार पर निवास स्थिति के आधार पर कुल आय का क्षेत्र किस प्रकार से भाई, निवास स्थिति के आधार पर किस प्रकार से जो भी टोटल इनकम होती है वो किस किस के लिए तो टैक्सेबल होगी और किस किस के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो अपने देखिए 3 सिचुएशन थी। एक तो क्या था? अनिवासी था ना। एक क्या था? असाधारण निवासी। और दूसरी सिचुएशन क्या थी? साधारण निवासी। क्लियर? देखिए निवास स्थिति के आधार पर कुल आय का क्षेत्र, और यहां पर आ जाएगा आय के प्रकार। आय के प्रकार यहां पर साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। भाई कौन कौन सी आय किस किस व्यक्ति के लिए कर योग्य होगी और किस किस के लिए कर मुक्त होगी। क्लियर? तो सबसे पहले है भारत में प्राप्त आय। कहां पर? भारत में प्राप्त आय या प्राप्त हुई समझे जाने वाली आय। पहला पॉइंट, भारत में प्राप्त आय या प्राप्त हुई समझे जाने वाली आय। समझी जाने वाली आय। देखिए पहला पॉइंट है भारत में प्राप्त आय या प्राप्त हुई समझे जाने वाली आय। तो ये सभी के लिए क्या होगी? कर योग्य। कर योग्य, टैक्सेबल, कर योग्य और कर योग्य। फटाफट
नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 2, भारत में उपार्जित, भारत में उपार्जित या, भारत में उपार्जित या उदय हुई या उदय हुई या उदय हुई समझी जाने वाली, उदय हुई समझे जाने वाली आय। देखिए भारत में उपार्जित या उदय हुई समझे जाने वाली आय। भारत के बाहर उपार्जित, इसमें यह भी बात लिख लेना, भारत के बाहर प्राप्त हुई या भारत के बाहर प्राप्त हुई है। भारत के बाहर, ये आय भी कहां होगी, भारत के बाहर ही क्या होगी, आपको प्राप्त होगी। तो ये भी आपकी क्या होगी, कर योग्य, और यहां पे भी ये क्या होगी, कर योग्य। फिर आती है थर्ड, भारत के बाहर उपार्जित, कहां, भारत के बाहर उपार्जित तथा प्राप्त हुई ऐसी आय जो भारत में भारत के बाहर उपार्जित तथा प्राप्त हुई ऐसी आय जो भारत में नियंत्रित व्यापार, से या भारत में स्थापित पेशे से हो, भारत में स्थापित पेशे से हो, भारत में स्थापित पेशे से हो, तो दो सिचुएशन में क्या होगी, कर योग्य। यहां पर कर योग्य होगी, कर योग्य, यहां पर नहीं, कर योग्य नहीं होगी, इसका मतलब होगी करमुक्त होगी वो। नंबर 4, भारत के बाहर उपार्जित तथा प्राप्त हुई ऐसी आय जो भारत के बाहर नियंत्रित, भारत के बाहर नियंत्रित व्यापार से या पेशे से, तो ये भी आपकी एक सिचुएशन में तो क्या होगी, कर योग्य, और यहां पर नहीं, यहां पर भी नहीं। गत कई वर्षों की विदेशी आय जो
गत वर्ष में भारत लाई, भारत, देखिए यहां पर 5 पॉइंट है, गत कई वर्षों की विदेशी आय जो गत वर्ष भारत में लाई गई हो। क्लियर? तो यहां पर तीनों सिचुएशन में क्या आएगा? नहीं।